वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एजुकेशन चैनल में। टुडे इज दिसंबर 26th एंड वी विल कवर टुडेज करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द फार्मर प्रोटेस्ट एग्रीकल्चरल बिल्स के अगेन। जो एग्रीकल्चरल बिल्स हैं उसके अगेंस्ट जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसमें अपडेट है। उसमें अपडेट ये है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनवाइट किया है जो फार्मर यूनियंस हैं उनको फ्रेश टॉक के लिए, बट ये भी क्लियर कर दिया है कि जो बात होगी वो जो 3 इंपॉर्टेंट बिल्स है उनके जो प्रोविजंस है उस पर किया जाए रादर देन ऑन एमएसपी, बिकॉज एमएसपी जो है इन बिल्स का इशू नहीं है। सो द फैक्ट इज़ दैट द टसल इज़ गोइंग ऑन। गवर्नमेंट के अपने पॉइंट्स हैं और जो यूनियंस हैं उनके अपने पॉइंट्स हैं। बोथ आर एडमेंट्स ऑन देयर पॉइंट। और अभी फ्रेश टॉक्स के बाद वी कैन होप कि कोई इम्पोर्टेंट कंक्रीट डिसीजन इसमें हो। इसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग से वीडियो भी बना के मैंने डाला हुआ है, शॉर्ट वीडियो डाला है एमएसपी पे, एग्रीकल्चरल बिल्स पे, इस चैनल पे। तो आप देख सकते हैं अगर आप अभी तक आपको अपडेट नहीं मालूम है कि क्या बिल है, क्या एमएसपी का इशू है। सो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग शॉर्ट वीडियो में, आप उसको देख लेंगे। बट आई होप कि आपको आइडिया होगा। और जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हुए हैं तो हमने कई क्वेश्चंस इस पे पूछे हैं और जो क्वेश्चंस हैं आई एम श्योर आपने उसको तैयार अच्छे से कर रखा है। नेक्स्ट जो प्रोमिनेंट इशू है दैट्स रिगार्डिंग द कोरोना से रिलेटेड इशू है। और इसमें द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज़ दैट कि जो वैक्सीन प्रिपरेशन, वैक्सीन का पूरा इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांसपोर्ट, प्रिपरेशन और पूरा जो सॉल्यूशन है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसका ड्राई रन करने के लिए गवर्नमेंट ने 4 स्टेट्स, 4 जो राज्य हैं उनको चुना है। इसमें आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात और पंजाब, इन 4 राज्यों में इसका टेस्टिंग किया जाएगा। किस तरीके से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, टीकाकरण, वो उसको कैरी आउट किया जाए। उसके लिए इन सभी राज्यों में 2-2 डिस्ट्रिक्ट्स को चुनना है और हो सके तो 5 डिस्ट्रिक्ट्स को चुन के ये पूरा ड्राई रन या टेस्टिंग इसकी करनी है। इंडिया में कुछ वैक्सीन्स हैं जैसे फाइज़र, उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए। बाकी भी हमारे सेरम इंस्टीट्यूट है उसकी वैक्सीन है और अन्य वैक्सीन्स भी उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है। रशियन वैक्सीन है, उन्होंने भी। अभी तक गवर्नमेंट का अप्रूवल, कंक्रीट अप्रूवल नहीं मिला है। एंड जैसे ही कोई वैक्सीन्स को अप्रूवल मिलेगा उसके डोजेस रेडी होंगे तो टीकाकरण या वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ द अपडेट इज़ दैट जो स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स, उनको चुना गया है। नाउ इसमें एक टर्म है कोविन, एंड चेक द यूसेज ऑफ कोविन। तो एक पूरा ये जो प्रोग्राम था, जिस पूरे प्रोग्राम को, पूरे प्रोसेस को नाम दिया गया था कोविन। तो आप इसको बताएंगे कमेंट्स में कि ये कोविन जो है ये क्या है और किस लिए ये प्रपोज किया गया था। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है इट्स रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी से में है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से रिलेटेड। वी ऑल नो जो बीएसएफ है इट्स अ मेजर इंपॉर्टेंट पैरामिलिट्री फोर्स और इंटरनल सिक्योरिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड ये क्या करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये मैन करते हैं जो बॉर्डर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, इनको मैन करते हैं या वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंश्योर करने के लिए दे वर्क। एंड सिमिलरली दे हैव बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश। सो दिस बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश दे आर डिप्लॉयड ऑन द बॉर्डर्स, स्पेशली ऑन द इंडियन बॉर्डर्स। और ये एक ऑब्जर्वेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बीएसएफ के जो डीजी हैं उनके द्वारा किया गया है कि जो इन्फिल्ट्रेशन है, मतलब बांग्लादेश से इल्लीगल आने वाले जो लोग हैं वो कम हुए हैं और जो आए थे उनको मतलब उनको अरेस्ट करके भेजा गया है। दैट इज़ अराउंड 3,000 लोग। और उसके साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि जो बीएसएफ है, पहला तो ये कि बीएसएफ फोर्स क्या है, कब इसका गठन हुआ था, क्यों इसका गठन हुआ था। कुछ तो मैंने आपको बेसिक बताया, बट आप कमेंट्स में लिखेंगे कि ये क्या फोर्स है और ये क्या फोर्स क्या करती है, तो आप वो बताइए। और दूसरा आप ये बताएंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी के टर्म्स में क्या क्या चैलेंजेस हैं विच इंडिया इज फेसिंग इन इट्स नेबरहुड। मतलब जो नेबर्स हैं उनसे रिलेटेड इंडिया के क्या क्या कंसर्न्स हैं, क्या क्या इशू है इंटरनल सिक्योरिटी को लेके।
जैसे बांग्लादेश का मैंने आपको कई बार पॉइंट्स बता चुका हूँ। जैसे आपका मैंने बताया था कि काउंटरफिट्स नोट है, जाली करेंसी है, उसका है। टेररिज्म का है कि टेररिस्ट का है। फिर इंडिया में नक्सलिस्ट या माओइस्ट को सपोर्ट का है। वेपन सप्लाई का है। तो इस तरीके के कई चीज़ें हैं। इलीगल माइग्रेंट्स का है या इलीगल जो लोग आते हैं उनका है। स्मगलिंग है, ड्रग्स है। ये कई सारे इश्यूज़ हैं जो नेबर्स के साथ या जो बॉर्डर पे जो रहते हैं, चाहे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर हो। तो ये सभी चीज़ों को आप कंपाइल करिए। मैंने ऑलरेडी आपको हिंट दे दिया क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, बट इन्हीं पॉइंट्स पे आप एलोबरेट और करेंगे एंड देन आप आंसर रेडी करिए कि इंटरनल से कि जो इंडिया के बॉर्डर हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी के टर्म्स में क्या चैलेंजेस है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल चैलेंजेस, द बाउंड्री चैलेंज, जैसे इंडिया पाकिस्तान पे टेररिज्म एंड ऑल दिस थिंग्स, वो तो एक अलग इशू है जो कि पाकिस्तान के साथ है। या फिर चाइना के साथ ऑब्वियसली वी हैव द गलवान वैली इश्यूज़, तो वो एक बॉर्डर डिस्प्यूट्स आर देयर जहाँ पे कि बाउंड्री डिफाइंड नहीं है। हम लोग कंसंट्रेट करेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटीज़ के क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्योंकि हमारा यूपीएससी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंटरनल सिक्योरिटी। सो ना अगर हमें हमारे पास अभी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक इसमें अगर न्यूज़ है तो हम लोग इसको पूरा 360 डिग्री हम एनालिसिस कर लेंगे। तो आप करिए और इसको आंसर देने का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए कि आप इसको तुरंत डिवाइड कर सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस एट इंडिया नेवर बॉर्डर एरियाज़, तो उसमें बॉर्डर एरियाज अलग अलग कर लीजिए। जो इंडिया पाकिस्तान सेक्टर्स में होंगे उस थिएटर में जो होगा डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस वुड बी देयर। इंडिया बांग्लादेश थिएटर पे डिफरेंट चैलेंजेस होंगे। इंडिया नेपाल पे अलग होंगे, इंडिया तिब्बत या इंडिया चाइना बॉर्डर पे अलग होंगे, भूटान पे अलग हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्लासीफाई कर लीजिए और आप फिर उसको फिर करिएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ ईस्ट में जो बॉर्डर एरियाज़ में जो प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकती है कि जो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे उनको शह देना या उनको पुश करना या इंडिया के अगेंस्ट उनको यूज़ करना, उनको वेपन सप्लाई करना। पहले ये बहुत इशू था, जैसे NSCN IM वगैरह थे तो उनको म्यांमार से उनको सपोर्ट मिलता था, वेपन्स मिलते थे, तो ये इश्यूज़ थे। तो अलग अलग बॉर्डर्स पे अलग अलग इश्यूज़ हैं क्योंकि अलग अलग स्टेट्स आ जाते हैं। तो हमको जो है आंसर्स जो देने हैं, आपको जो आंसर लिखना है वो इस तरीके से आंसर लिखना है कि जो कंसर्न, जिस बॉर्डर एरिया में जो कंसर्न है उसको ही आप मेंशन करिए और स्पेसिफिक रहिए कि इंडिया बांग्लादेश में क्या प्रॉब्लम है एंड इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या प्रॉब्लम है। सो दैट वे यू कैन डू इट। एक इशू यहाँ पे है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि यूपीएससी इज आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन एग्रीकल्चर। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको सेंसिटाइज करेंगे हम लोग। सेंसिटाइज में ये है कि पोटैटो फार्मर्स है हरियाणा में, उनकी प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट ये हुई है कि जो पोटैटो का रेट था वो 3200 था पर क्विंटल कुछ दिन पहले तक। अब वो गिर के अराउंड 700 हो गया, मतलब 7 रुपये केजी करीब करीब हो गया, जो कि 32 रुपये केजी था आलू। तो ये जो कीमत है तो किसान परेशान है कि 32 रुपये आलू था, अब गिर के वो 7 रुपये हो गया, तो उनको दिक्कत हो रही है। माई क्वेश्चन इज़ दिस, चूँकि जो आप या तो सिटीजन के रूप में आप सुन रहे हैं या तो एस्पायरेंट के रूप में, इन बोथ द सिनेरियो आपको अपना सॉल्यूशन देना है कि व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन फॉर दिस। मतलब आप इसमें क्या सोचते हैं ये आपको देना है कि जो पोटैटो प्राइस है, जो आलू की कीमतें जो क्रैश हुई है, तो इसमें ये इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, कैसे इसको हम लोग सेफगार्ड कर सकते हैं। क्योंकि हुआ ये है कि पुराना आलू पड़ा हुआ था, अब नया आलू आने लग गया। तो ऑब्वियसली जब नया आलू आने लग गया या कोई भी नई फसल आने लग जाएगी तो डिमांड और सप्लाई, मतलब सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड तो उतनी ही है। तो ऑब्वियसली अगर सप्लाई ज़्यादा है तो सस्ते में मिलेगा। तो आपका विज़न, मतलब आपको अपना पर्सपेक्टिव लिखना है कि किस तरीके से जो प्राइसेस है वो स्टेबलाइज़ किया जाए। मतलब दोनों ही चीज़, अगर 50 रुपये आलू बिकेगा तो खरीदेगा कौन? खरीदने वाले तो लोकल लोग हैं, लेबर्स हैं, किसान के खुद परिवार के लोग हैं, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। तो क्या 50 रुपये आलू बेचना ठीक है सिर्फ इसलिए कि किसान को फ़ायदा हो? लेकिन किसान को फ़ायदा देने के लिए वो जो खरीदने जा रहे हैं वो तो आम आदमी खरीद रहे हैं आलू, तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है। नाउ अगर 2 रुपये आलू बिकेगा तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि अगर किसान ने मान लीजिए कि उसकी लागत 5 रुपये की है तो कम से कम कुछ तो प्रॉफिट उसको मिले, या कम से कम 5 का 6 रुपये ही मिले। तो 2 रुपये बिकना भी ठीक नहीं है और 40 रुपये आलू बिकना भी ठीक नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब किस तरीके से इसको बैलेंस कर सकती है गवर्नमेंट, किस तरीके से क्या पॉलिसीज़ ला सकती है
या किसान क्या स्टेप्स ले सकते हैं सो दैट वी हैव अ ब्रेक इवन प्राइस और विथ अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट। तो आपको ये आंसर्स देना है और 360 डिग्री इसमें सोचना है आपको, क्योंकि आपको सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में आ सकते हैं, मेंस में आ सकते हैं, जहाँ पे कि आपको एनालिसिस करना पड़े, अपना आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचना पड़े। सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड यू। तो इसका सॉल्यूशन आप दीजिए, क्योंकि हर कोई इंडिया में हर कोई कभी ना कभी सब्जी खरीदता है या कुछ ना कुछ बाज़ार से ख़रीदता है। तो इसको आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा और आपको भी मालूम है कि ठीक है, एक तरफ तो किसानों को मिले, लेकिन किसानों को ऐसा ना मिले जिससे कि आपकी जेब से बहुत ज़्यादा चले जाए, क्योंकि एंड ऑफ डे आपकी तनख्वाह तो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। तो आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसको आप आंसर दीजिए, क्योंकि इसको आंसर जब देंगे तो एग्रीकल्चरल बिल या जो ये फार्मर प्रोटेस्ट सही है गलत है, ये सब के भी आंसर्स आपको निकल के आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इसके सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करिए। क्वेश्चंस और प्रॉब्लम और समस्या तो हम सुनते ही हैं, टीवी पे सुनते हैं, पेपर में पढ़ते हैं कि किसानों की क्या डिमांड है, बट मैं चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट हैं या मेरे ये जो सेशन सुन रहे हैं लोग, वो अपना सॉल्यूशन भी ढूंढे कि क्या किया जा सकता है। और कई बार आम आदमी का भी सॉल्यूशन जो है, ये जो समाधान वो सजेस्ट करते हैं, वो बड़ी बड़ी पॉलिसी बन जाती है जाके। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आपके माइंड में जो सॉल्यूशन है वो लिखिए। नाउ नेक्स्ट विल मूव टू दिस थिंग, टेलीकम्युनिकेशन थिंग। इसमें दिस एडिटोरियल और आर्टिकल इज रिलेटेड टू DTH, दैट इज डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हुआ क्या है कि यूनियन कैबिनेट ने एक रिवाइज स्कीम अप्रूव किया है डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को लेके, जिसमें कि 100% FDI वो अलाउ कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो 100% तक हो सकती है ना। इसमें कई सारे इश्यूज़ हैं, मतलब जो हम केबल टेलीविज़न देखते हैं या टाटा स्काई, डिश टीवी देखते हैं, वो है हमारे पास डायरेक्ट टू होम DTH। अब इनको कंपटीशन, नाउ दे आर गेटिंग कंपटीशन फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म्स क्या हैं? अदर प्लेटफॉर्म्स हैं OTT चैनल्स, ओवर द टॉप चैनल जिन्हें बोलते हैं, या फिर आप कह लीजिए जो वेब सीरीज़ कई सारी आती है, तो उनके इस तरीके के इंटरनेट आने के बाद में, और काफ़ी लोगों के पास जो टेलीविज़न व्यूअर थे, जो लोग पहले टीवी देखते थे, टाटा स्काई, डिश टीवी ये सब यूज़ करते थे, वही लोग, उनके पास इंटरनेट भी है, इंटरनेट भी फास्ट है, जियो है, एयरटेल है। तो ये सब अनलिमिटेड डेटा या काफ़ी फास्ट होने से लोग क्या हो रहा है कि टीवी में ना देख के मोबाइल में ही अमेज़ॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नेटफ्लिक्स का यूज़ कर रहे हैं, और इस तरीके के अदर जो सर्विसेज है, सोनी लाइव, इनका यूज़ कर रहे हैं, और उसी पे मूवी देख रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं और बाकी प्रोग्राम्स देख रहे हैं। तो हुआ क्या है कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, अ बिग चंक ऑफ पीपल हैव मूव फ्रॉम टेलीविजन से मूव होके मोबाइल पे चले गए हैं, और मोबाइल पे OTT, ओवर दी टॉप जो चैनल्स हैं वो सब देख रहे हैं। इनफैक्ट जो चैनल्स हैं, जो टीवी भी है, उनका भी नेट ब्रॉडकास्ट होता है, मतलब वो इंटरनेट पे भी उन चैनल्स को आप देख सकते हैं अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो उससे हुआ क्या है? उससे हुआ है कि जो टीवी का डिमांड है, या टीवी पे जो DTH की जो डिमांड थी, उसमें कमी आई है, उसको कंपटीशन उसका बढ़ा है। लेकिन उनकी जो लाइसेंसिंग फ़ीस है या जो उनका पेमेंट स्ट्रक्चर है, जो लाइसेंस वगैरह का, वो सेम रहा है। तो उसकी वजह से काफ़ी कंपटीशन बढ़ा है, और जो DTH प्रोवाइडर्स है वो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हैं। एंड उसी से रिलेटेड दे आर एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट विल कम आउट विद सम काइंड ऑफ सोल्यूशन। ये मैंने आपको क्रक्स बताया, समरी बताया, हालांकि ये आर्टिकल में तो और भी कई चीज़ें ये लोग मेंशन कर रहे हैं, बट मोर और लेस आपको ये फिनोमिना आप समझ में आनी चाहिए। 2-3 जो टर्म्स हैं, OTT टर्म्स आपको समझ में आने चाहिए, वेब सीरीज़ आपको समझ में आना चाहिए, और अलग अलग जो एक फिनोमिना है, जिस तरीके का नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, एक नई चीज़ें आई हैं सब, वो आपको समझना चाहिए। और एक लॉजिक आप समझ लीजिए कि एक टीवी अगर घर में है तो आप एक ही चैनल देख सकते हैं, उस टीवी पे जो चैनल आ रहा है। लेकिन जब आप मोबाइल पे देखते हैं, OTT का इस्तेमाल करते हैं, अमेज़ॉन हो चाहे नेटफ्लिक्स, तो आप 5 लोगों के पास अगर 5 मोबाइल है तो 5 अलग अलग प्रोग्राम्स देख सकते हैं, अलग अलग मूवीज़ देख सकते हैं। सो ये चॉइसेस है यूज़र्स के पास, सब्सक्राइबर्स के पास अलग अलग चॉइसेस हैं। बट येस, देयर इज़ अ कॉस्ट। एक टीवी को रिचार्ज आपको करना है,
लेकिन जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी को उनका भी अलग से फीस लगता है विच यू नीड टू पे. सो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट भी है, दैट कम्स विद अ कॉस्ट. बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है जो आपको समझना है कि ये एक सोशल चेंज है, एक सोशल चेंज है. और इस सोशल चेंज को मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि काफ़ी यूथ या कमिंग जो नए जनरेशन है या कमिंग अपकमिंग जो लोग हैं वो जाएंगे मोबाइल की तरफ, शॉर्ट मीडिया की तरफ जाएंगे क्योंकि स्मार्टफोन हर किसी के पास आ जाएगा. जियो वगैरह की वजह से, एयरटेल की वजह से नेट कनेक्टिविटी आ जाएगी और कहीं पे भी आप बैठ के देख सकते हैं जब आप चल रहे हैं या जा रहे हैं. तो ये अभी फिनोमिना कम था, अभी इसके यूज़र्स अर्बन एरियाज़ में थे, रूरल एरियाज़ में धीरे धीरे पेनिट्रेशन बढ़ रहा है. एंड 5G आने के साथ में विच वी आर एक्सपेक्टिंग बाय 2022 और 23 वी विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन दिस सेक्टर. तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कहीं पे भी इंटरव्यू में, कहीं पे भी मेंस के क्वेश्चंस में इस तरीके के चीज़ें आएंगी. और इसका सोशल इम्पैक्ट भी है. तो जो जिनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, वो इस चीज़ को ध्यान रखें कि इसका इसी से बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ होंगी. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है और इनका सोशल इम्पैक्ट भी है. दोनों ही, अच्छा और बुरा, दोनों ही साइड में इम्पैक्ट है. बोथ गुड एंड बैड काइंड ऑफ इम्पैक्ट कैन बी हैपन. ओके, सो नाउ नेक्स्ट विल मूव टू द इंटरनेशनल रिलेशन. इसमें हम बात करेंगे ब्रेक्सिट की. तो इसके रिगार्डिंग दिस वी हैड टॉक्ड अ लॉट. डील के बारे में हमने काफ़ी बात किया था. तो फिर हम बात करेंगे इसमें कि जो ब्रिटेन और EU है इसके बीच में एक टैरिफ फ्री ट्रेड अकॉर्ड वो साइन हो गया है. और उससे फ़ायदा ये हुआ है कि जिस तरीके से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा था और 31 को कम्प्लीटली अलग हो जाता, 31 दिसंबर को, तो ये था कि उनकी पहले टैरिफ फ्री उनको मिल रहा था, ड्यूटी फ्री, टैरिफ फ्री यूरोपियन यूनियन के साथ उनका ट्रेड हो रहा था. लेकिन अलग हो जाने के बाद में वो मार्केट उनको नहीं मिलता. लेकिन अब इनकी डील हो गई है और इस डील होने की वजह से कुछ इम्पैक्ट है. उसका क्या इम्पैक्ट है वो आप समझ लीजिए. इम्पैक्ट ये है कि पहले अगर बिना डील के निकल जाते तो 6% ऑफ GDP का लॉस होता ब्रिटेन को, लेकिन अब वो लॉस जो है ओनली 4% का रहेगा और मार्केट मिल जाएगा यूरोपियन यूनियन का जहाँ पे कि जीरो ड्यूटी ट्रेड वो अलाउड रहेगा. तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट अपडेट. और ये चूँकि हमने इसको फॉलो अप किया है और मैं देख रहा था कि कई एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे कि इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि दूसरी कंट्री के ऊपर भी जनरल स्टडीज़ में क्वेश्चन आ जाते हैं कि यूरोपियन यूनियन और किसके बीच में अभी डील हुई थी, फ्री ट्रेड डील हुई. तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. नाउ इसके बारे में हम, और इसको आप कमेंट्स में लिखिए. कमेंट्स में आप ये लिखेंगे, शॉर्ट पॉइंट्स लिखेंगे कि इस ट्रेड डील में सेम थिंग जो मैंने बता दी है उसी को आप थोड़ा सा और अगर रिसर्च कर सकते हैं कि व्हाट आर द मेजर फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर डील. इस डील के रिगार्डिंग मेजर फैक्ट्स क्या हैं. तो इसको और दो चार पॉइंट, कुछ पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए. दे आर सम अदर पॉइंट्स, इकोनॉमिक पॉइंट्स. इकोनॉमिक जो सेंस में आप लिखेंगे लाइक ड्यूटी फ्री, बैरियर फ्री, टैरिफ फ्री. तो आप उस पॉइंट्स को लिखेंगे कि जो ब्रेक्सिट डील हुई है नई यूरोपियन यूनियन, आई मीन जो ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, टैरिफ फ्री जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके इंपॉर्टेंट या मेजर पॉइंट्स क्या है, मेजर फीचर्स क्या है. तो 6-7 मेजर फीचर्स यू मस्ट राइट दैट. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग आर्टिकल 356. इसके बारे में भी मैंने डिटेल में आपको बताया था कि आर्टिकल 356 क्या होता है और क्या किससे रिलेटेड है. तो आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया था गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश को कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है ऐसा हमें लगता है. और इस चीज़ पे आपको अपना आंसर देना है कि वाई डोंट वी प्रिज्यूम दैट देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, मशीनरी ब्रेकडाउन इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. तो एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन था. ये सीधे सीधे आर्टिकल 356 को इन्वोक करने के जैसे था. और आर्टिकल 356 को अभी तक ये था कि ओनली ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर प्रेसिडेंट यूज टू टेक द डिसीजन. और 356 का ये रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर ब्रेकडाउन हो गया, इमरजेंसी प्रोविज़न है, तो वहाँ की जो सरकार है, चुनी हुई सरकार, उसको हटा सकते हैं.
तो एक ये बहुत बड़ा वो है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स पे खरा नहीं उतरना है जो वहाँ की गवर्नमेंट है। एंड कॉन्स्टिट्यूशंस में बेसिक क्या है, वहाँ पे है डेमोक्रेटिक सरकार हो और जो कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो अप करे। तो जनरली अब तक ये होता था कि अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मतलब कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एफपीटीपी का फॉलो अप नहीं है, मतलब आपके पास मेजॉरिटी नहीं है लेजिस्लेचर में, विधानसभा में, तो आपकी गवर्नमेंट गिर सकती है, भंग हो सकती है। बट 356 को इन पैरामीटर्स पे किया जाता था या फिर लॉ एंड ऑर्डर के पैरामीटर्स पे पहले किया गया है। तो इस आर्टिकल में जो है वही राइटर ने लिखा है, पुरानी जो हिस्ट्री है वो दी है कि किस तरीके से अलग अलग टाइम पे आर्टिकल 356 को इन्वोक किया गया। एक मेजर पॉइंट दिया है बहुत अच्छा कि ये जो इमरजेंसी प्रोविज़न आर्टिकल 356 का ये आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, याद रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये प्रोविज़न था, उसका सेक्शन 93 था। उस समय कौन थे रूलर, मेन रूलर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो उनका सेंट्रल पावर था। तो उन्होंने ये प्रोविज़न रखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो प्रोविंसेस होंगे उनको बर्खास्त करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी इफ़ दे थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इस मेजर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। ये कब आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जब अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे यहाँ पे। बट आफ्टर दैट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग फ्रेम्ड, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, संविधान बन रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा में भी ये टेकअप किया गया था ये पॉइंट कि वेदर दिस काइंड ऑफ प्रोविजन शुड बी देयर। और ये भी राइटर बता रहे हैं कि इस तरीके का प्रावधान कि इमरजेंसी प्रावधान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को हटा सकती है इस रीज़न पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन के रीज़न पे। ये सिर्फ 2 कंट्री में लागू है, इंडिया और पाकिस्तान में सिर्फ, और बाकी किसी भी फेडरली डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरीके का प्रोविज़न उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये 2-3 पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में है। एंड क्यों है? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये टेकअप किया गया तो ये कहा गया कि ये प्रोविज़न को रेयरली ये यूज़ होगा और हार्डली ये यूज़ होगा, तो ये समझ के इसको रख लिया गया था। तो ये सब पॉइंट है। एंड अलग अलग ये दिया गया है कि कितनी बार मिसयूज़ हुआ है, जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कितनी बार इसको मिसयूज़ किया है या यूज़ किया है या इन्वोक किया है, वो सब पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। और इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का प्रोविज़न है कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर सेपरेशन है। एंड इस केस में हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर जब ये चैलेंज किया गया, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट है वो चैलेंज किया गया और जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर रिलीफ दिया और उन्होंने उसको होल्ड कर दिया इस डिसीजन को कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आके अपना पक्ष रखे हाई कोर्ट में कि क्यों ना कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन है ये समझा जाए। और तभी हमने डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी उसको सम्मान करना चाहिए। सो दिस इज़ वन पार्ट। नाउ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ये आपको मैं पूछना चाहता हूँ, इसको आप आंसर करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के क्या क्या मैकेनिज्म है। कहने का मतलब ये है, आंसर का स्ट्रक्चर ये बता देता हूँ कि आपको ये बताना है कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि भाई सेंटर है एंड देन स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी और अलग अलग स्टेट्स रहेंगे, उनकी गवर्नमेंट रहेगी। और ये सभी स्टेट गवर्नमेंट उनकी अपनी अपनी पावर होगी, अलग अलग पावर होगी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। और अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं वो रहेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स जो रहेंगे वो स्टेट के पास रहेंगे, कुछ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे और उसी के थ्रू जो है पूरा कंट्री वो रन करेगा। दिस इज़ वन पार्ट। नाउ माय पॉइंट इज़ दैट कोऑपरेटिव, व्हाट आर द डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कैसे हम इंश्योर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इंश्योर करता है, या अलग अलग जो जजमेंट्स रहे हैं डिफरेंट टाइम में या रूल्स रहे हैं
वो कैसे इंश्योर करते हैं कि इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वो मेंटेन रहे। तो आप अलग अलग पॉइंट्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ, एक आप दे देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का आप देंगे जो सेपरेशन ऑफ पावर का है। एक तो ये प्रोविज़न हो गया, उसको थोड़ा और एलोबरेट आप कर लीजिए। उसके अलावा अलग अलग काउंसिल्स बने हुए हैं, मैंने आप बताया भी था एक बार आपको कि अलग अलग फाइनेंस कमीशन है, वो किसी चीज़ पे काम करता है। देन हमारे पास जीएसटी काउंसिल है, वो कुछ चीज़ों पे काम करता है। तो ऐसे कई सारे मैकेनिज़्म हैं जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे। और आपको मैं चाहता हूँ कि आप वो सब मैकेनिज़म्स और इंस्टीट्यूशंस बताइए जिसके थ्रू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैन बी मेंटेन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल स्टडी के लिए भी। अगर इस क्वेश्चंस को आप ढंग से आंसर कर देंगे तो इसके आसपास अराउंड पॉलिटी में 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके आसपास। नॉट अगर ये एग्जैक्टली ना आए तो इससे रिलेटेड आएंगे। और अगर पॉलिटी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल है तो आप कम से कम 50 टू 60 नंबर के क्वेश्चंस इसी के आसपास आएंगे। अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म डायरेक्ट नहीं आता है तो जीएसटी काउंसिल आ जाएगा, नहीं तो एनएसडीसी आ जाएगा, नहीं तो आपका फाइनेंस कमीशन के बारे में आ जाएगा, इलेक्शंस के ऊपर आ जाएगा, ट्रिब्यूनल्स के ऊपर आ जाएगा, तो नीति आयोग के ऊपर आ जाएगा। तो कई सारे चीज़ें हैं। अगर आप एक बार बस इस जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसको सही ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन को खोलिए, पुराने आप उसको देखिए कि क्या क्या मैकेनिज़म्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मैकेनिज़्म है, यू आंसर दैम। पावर डेवोल्यूशन की बात करिए और पावर सेपरेशन की बात करिए, आप ऑटोनोमस काउंसिल्स की बात करिए जो अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हैं, स्पेशल प्रोविजंस की बात करिए। तो इन सब चीज़ों की अगर आप बात करेंगे तो आप इजीली 60 नंबर का क्वेश्चंस आप कवर कर लेंगे। ओके, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द लेबर लॉस। तो लेबर लॉस के रिलेटेड एक स्मॉल वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर डाल चुका हूँ। आप जाएंगे देखेंगे, लेबर लॉ से रिलेटेड है तो आप उनको ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत ही मेजर चेंजेस हैं वो, और आपको वो समझ में होना चाहिए। तो लेबर लॉ से रिलेटेड जो वीडियो है इस चैनल पे है, आप देखिए और पूरा उसको समझिए। अभी क्या इशू है, वो अभी इशू है विंस्टॉन से रिलेटेड। जो कंपनी है जो एप्पल आईफोन जो बनाती थी, वहाँ पे रैंचेक किया गया था, बेंगलुरु कर्नाटका में है वो एरिया। और उस फैक्ट्री में जो है न्यूसेंस क्रिएट किया गया। जो वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे, दे क्रिएटेड न्यूसेंस एंड क्रिएटेड रकस ओवर देयर। और ऑलमोस्ट कई करोड़ का जो सामान है, प्रॉपर्टी है, वो डैमेज कर दिया, कई करोड़ रुपयों का। सो नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इज़ दैट दे आर दो पर्सपेक्टिव है इसके। मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, अगेन आई विल कवर। और मैंने क्वेश्चन भी पूछा था इससे रिलेटेड कि व्हाट बेटर कैन बी डन in terms of ensuring the rights of labor, the contractual labor or full time labor, or for that matter even employees। तो क्या किया जा सकता है एम्प्लॉयज़ के लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स के लिए क्या बेटर किया जा सकता है। इशू इसमें बेसिकली ये है कि कुछ जो वर्कर थे उनको जो मिनिमम वेजेस थे वो नहीं मिल रहे थे, काफ़ी महीनों से उनकी सैलरी नहीं मिल रही थी, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम थी। सो अलग अलग इश्यूज़ थे इसमें। और ये जो लेबर लॉ आया है नया, उसमें कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं सोशल सिक्योरिटी के रूप में, मिनिमम वेजेस इंश्योर करने को लेके। बट द पॉइंट इज़ दैट इट ऑल शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द रियल सेंस, इन द स्पिरिट, इन द लेटर एंड द स्पिरिट। तो अगर जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो उसे प्रॉब्लम रहेगा। बट मैं आपको ये चाहता हूँ कि जो चार जो कोड्स हैं, चार जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं, जिनमें कई सारे लॉस को डाल दिया गया है, तो आप उस वीडियो को देख के, अगर आपने ऑलरेडी देखा, आपको ऑलरेडी नॉलेज है, देन यू आंसर दिस, व्हाट बेटर कैन बी डन, हाउ कैन वी इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग देयर बेसिक राइट्स। जो बेसिक राइट्स होता है वर्कर्स का, उसको प्रोवाइड करने के सेंस में व्हाट कैन बी डन। दिस इज द वन पार्ट। एंड सेकंड पार्ट इज दैट हाउ कैन वी अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, क्योंकि ये बहुत बर्निंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। आईफोन मतलब एप्पल, और एप्पल मतलब कई बिलियन डॉलर का बिजनेस, और पूरा वर्ल्ड लेवल पे, पूरे ग्लोबल लेवल पे मैसेज जाता है कि इंडिया में एप्पल के साथ, एप्पल आईफोन जो है उसकी अगर कंपनी में इतनी बड़ी अगर घटना होती है तो दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़, इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है। और इसमें सभी दोषी हैं। जो लोग उस कंपनी के जो हैंडलर हैं वो भी एट फॉल्ट है। कुछ गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जिन्होंने ये इंश्योर नहीं किया कि उनके बेसिक राइट्स मीट हो रहे हैं, जो बेसिक गाइडलाइंस हैं वो मीट हो रहे हैं। इवन
दे आर एट द फॉल्ट। बट हमें क्या करना है, आपको ये करना है कि आप जो 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 लॉ दिए गए हैं उन लॉ में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लिखिए और कम से कम 150 वर्ड्स में इसका आंसर मेंशन करिए। और क्योंकि इसके क्वेश्चंस आने ही आने हैं इससे रिलेटेड, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के आएगा कि एफडीआई कैसे इंडिया इनवाइट करे, अगर इस तरीके की सिचुएशंस रहेंगी, सिक्योरिटी नहीं रहेगी, सेफ्टी नहीं रहेगी तो कैसे होगा। हो सकता है इसको इंटरनल सिक्योरिटी से भी लिंक कर दे, दोनों इकोनॉमिक्स और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों लिंक हो जाए कि एक तरफ तो हम इकोनॉमिक्स और एफडीआई और ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जीडीपी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इंटरनल सिक्योरिटी बेसिक पुलिसिंग हम नहीं दे पा रहे हैं। तो बहुत चीज़ें बात करनी पड़ेगी, मॉब वायलेंस की बात होगी, मॉब लिंचिंग की इसमें बात होगी, तो ये क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है आपको। तो इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आप हर एंगल से समझे रहे कि गलती किसकी है। और मैंने आपको आपकी हेल्प कर दी बता के कि बैलेंस करना है चीज़ों को। बैलेंस ये करना है कि ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ आर एट फॉल्ट इन द सेंस दैट दे क्रिएटेड द रकेस और दे क्रिएटेड द न्यूसेंस, दे टुक देयर लॉ इन देयर हैंड, ऑब्वियसली दे आर द फॉल्ट। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू लुक इन टू द रोल the company played, the company management played and the concerned government official played। लेकिन उसके लिए हमें फैक्ट्स में बात करना पड़ेगा कि कौन कौन से लॉ का उल्लंघन वहाँ पे हुआ है। जो लेबर्स हैं उनके खिलाफ तो ऑब्वियसली आईपीसी की धाराएं हैं जिसका उन्होंने उल्लंघन किया है। लेकिन जो कंपनी मैनेजमेंट है उन्होंने कौन से कोड्स का उल्लंघन किया, क्या मिनिमम वेजेस मिल रहे थे, नहीं तो मिनिमम वेजेस एक्ट का उल्लंघन हुआ है। सोशल सिक्योरिटी दिया गया था, नहीं तो सोशल सिक्योरिटी कोड का उल्लंघन हुआ है। तो इसी तरीके से वो सारी चीज़ों को आप लाइए एंड देन यू मैंशन दैट इनटू द आंसर। आंसर में पूरा नहीं लिखना, तो आप बस स्ट्रक्चर लिखिए कि क्या क्या पॉइंट्स आप रखेंगे अपने आंसर में। Now this is related to governor power. Kerala में important update is that Kerala government had requested Kerala governor for the session, for the assembly session। और उस असेंबली सेशन में जो एग्रीकल्चरल बिल है उसके खिलाफ कोई प्रस्ताव पास करना चाहते थे, तो केरला के जो गवर्नर है उन्होंने डिनाई कर दिया। सो ना दिस काइंड ऑफ टसल इज गोइंग ऑन। इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या है ना, माय क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप सिंपल सा ये बताइए कि गवर्नर के पावर्स, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करिए। एक पार्ट हो गया कि गवर्नर किस तरीके से अपॉइंट होते हैं। 100% ये क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि इस साल हमने कितने डिस्प्यूट देख लिए। राजस्थान में हमने देखा था गवर्नर का इशू, एंड अब हमने देखा है इसमें इशू देखा है केरला में हम देख रहे हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। एंड वेस्ट बंगाल में हम बार बार सुनते रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नर के बीच में कई जो कम्युनिकेशन होते रहता है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन दिस। सो माय क्वेश्चन इज स्ट्रेट वे, सीधा क्वेश्चन है आपका कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट और गवर्नर के पावर, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसके बारे में बात करिए, सीधा सा बात करिए। और इससे जो क्वेश्चन आता है बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो आता है सिंपली कि जो गवर्नर है बेसिकली उन पे जो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है या कोई भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो इम्पार्शियलिटी और ये जो गवर्नर का इंस्टीट्यूशन है उस पे क्वेश्चन आता है कि गवर्नर का इंस्टीट्यूशन है, इज़ इट फॉर डिस्टेबलाइजिंग द स्टेट गवर्नमेंट। क्या गवर्नर का जो पावर है, गवर्नर की जो इंस्टीट्यूशन है, इज़ इट डिस्टेबलाइजिंग द डेमोक्रेसी और इज़ इट डिस्टेबलाइजिंग द स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के आ सकता है कि जो स्टेट गवर्नर है, दे वर सपोज टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बट अपोजिट हो रहा है। तो क्वेश्चन किसी भी रूप में आएगा, लेकिन उसका जो स्पिरिट यही होगा जो आप देख रहे हैं, इस आर्टिकल में भी देख रहे हैं कि द टसल विच इज़ गोइंग ऑन। तो आप अपने आंसर में ये भी लिखिएगा। ये तो आप सीधा किताब उठा के लिख देंगे कि गवर्नर की पावर क्या है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट क्या है। मतलब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन, मेरा जो क्वेश्चन है ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चन है, पावर एंड ऑल। मेरा क्वेश्चन ये जो मैंने आपसे पूछा कि जो ये गवर्नर का इंस्टीट्यूशन है, दैट वाज सपोज टू बी एक्ट एज अ mechanism for cooperative federalism, but over the period of time it is an institution which is destabilizing the democracy। elaborate it। ये मेरा क्वेश्चन है, आप इसको आंसर करिएगा। डिफरेंट डू यू एग्री और नॉट, ये आपने आंसर करना है बेसिकली। यू कैन एग्री ऑल्सो, यू कैन डिसएग्री ऑल्सो कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज डिस्टेबलाइजिंग डेमोक्रेसी। तो आप लिखिए
अपना, अगर आप इसे सहमत है तो आप पॉइंट दीजिए कि हाँ गवर्नर से होने से वजह से स्टेट गवर्नमेंट को दिक्कत हो रही है। या अगर आप सहमत नहीं है, आपको ये लगता है कि गवर्नर होने से चेक एंड बैलेंस बना रहता है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा मिलता है, तो आप उसका आंसर दीजिए। लेकिन जो भी है आप इसमें अच्छे पॉइंट्स लिखिए, पुराने कुछ जजमेंट्स हैं उनको लिखिए, एंड देन उसको आर्ग्यू करिए जो भी आप पॉइंट्स दे रहे हैं, बैक्ड बाय द रिसेंट कंट्रोवर्सीज, उनमें आप लिखेंगे। कुछ सही डिसीजन, कोई अच्छे डिसीजन होंगे तो आप उनको भी लिखिए कि हाँ नहीं बिल्कुल सही डिसीजन दिए गए हैं, क्योंकि असेंबली को कॉल करने के लिए इतने दिन का नोटिस देना चाहिए तो उतने दिन का नोटिस दिया गया, और जब वो नोटिस मिल गया देन फिर वो जो है असेंबली को बुलाया गया। तो वॉट एवर आंसर यू वांट टू गिव इट विद द लॉजिक। ओके, नेक्स्ट है ये चंद्रयान 2 से रिलेटेड है कि चंद्रयान 2 लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था और उसका जो डेटा है वो रिलीज़ कर दिया गया है। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि जो इंडिया के फ्यूचर नेक्स्ट जो अपकमिंग स्पेस जो मिशंस हैं उसके बारे में आपको लिखना है कि अपकमिंग क्या है। गंगायान भी है, चंद्रयान 3 भी है, मैंने आपको हिंट दे दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसको रिसर्च करके लिखिए कि गंगायान क्या है और क्या इंडिया की प्लानिंग मून पे इंसान भेजने की है, उसके बारे में लिखिए। तो क्या क्या इंडिया के फ्यूचर स्पेस मिशन है प्लान्ड अप, वो आपको लिखना है। दैट इज़ माई क्वेश्चन विच आई हैव आस्क्ड इन दिस। तो यू मैंशन दैट इन टू द कमेंट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड टू नेपाल। तो नेपाल में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हमने ऑलरेडी बात किया कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने अपना जो संसद है उसको भंग कर दिया था, और भंग कर दिया था ये कहते हुए कि नेक्स्ट 2021 में इलेक्शन हो। तो वहाँ पे एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, क्योंकि उसको अपील भी किया गया सुप्रीम कोर्ट में, एंड सुप्रीम कोर्ट में अपील भी किया है। तो लेट्स सी वहाँ पे कोर्ट क्या जजमेंट देती है एंड हाउ इट्स अनफोल्ड्स। बट बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि नेपाल पूरा, मैंने एक दिन बताया था कि नेपाल और किस तरीके से नेपाल चाइना के क्लोज़ हो गया, एंड देन चाइना के क्लोज़ होने के बाद में काफ़ी इंडिया के साथ में टसल भी रहा। नेपाल के द्वारा नया मैप पब्लिश कर दिया गया, उसमें नेपाल, इंडिया का एरिया नेपाल में दिखाने लग गए। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें थी। ओके, नाउ दिस इज रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, तो बिजनेस से रिलेटेड है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया की जो नई मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, यू हैव टू राइट अबाउट दैट, राइट इन 150 वर्ड्स रिगार्डिंग द इंडियाज़ न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड यू, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी कि क्या इसमें आ सकता है। ओके, एंड रेस्ट इज रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, नथिंग न्यू इन दैट। सो यू आंसर दिस क्वेश्चंस विच आई हैव आस्क्ड यू, एंड आप उसको आंसर लिखेंगे। इफ़ यू राइट द आंसर देन यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड एक यहाँ पे है ओपेक के बारे में, क्योंकि इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो एक ग्रुपिंग्स है, अलग अलग ब्लॉक्स बने रहते हैं, तो उनके बारे में हमको मालूम होना चाहिए ना। माई सिंपल क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ओपेक क्या है और उसके मेंबर्स कौन कौन है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई आस्क यू। ओपेक प्रीलिम्स या कहीं पे भी जीके में आ सकता है, तो यू राइट कि व्हाट इज़ ओपेक और इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स एंड न्यूज़ एनालिसिस। यू डू राइट द आंसर, जो भी आंसर्स उनको लिखिए, पूरा नहीं लिख रहे तो उसका स्ट्रक्चर जरूर लिखिए, और अभी नहीं लिख रहे हैं तो बाद में ज़रूर लिखिए, बट डू राइट ऑल दिस आंसर फॉर ऑल दिस क्वेश्चंस। दिस ऑल थिंग्स विल रियली हेल्प यू। रिवाइज करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा और किसी भी एग्ज़ाम में ईजिली आप क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।